हाँ जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ ज़रा ग्रुप में भी मैसेज करें कि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें जल्दी से। जी आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को? आवाज़ का बता दीजिए। और ग्रुप में मैसेज कर दें कि लोग ज्वाइन कर लें 4 बजे वाला सेशन। जी ग्रुप में भी बता दें 4 बजे वाला सेशन ज्वाइन कर लें वो। जी ग्रुप में बता दें कि 4 बजे वाला सेशन जो है वो ज्वाइन कर लें। फिर इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करते हैं। पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे लास्ट लेक्चर का, और उसके बाद जो है हम फिर कंटिन्यू करेंगे। जी हरिया। जी ग्रुप में मैसेज कर दें ज़रा। अभी सिर्फ 4 लोग हैं मेरे पास प्रेजेंट यहाँ पर। हाँ जी बाकी लोगों को कहें जल्दी से ज्वाइन करें। अभी तक सिर्फ 9 लोग आए हैं। और मुझे ये बताएं, और ये भी बताएं मुझे कि लास्ट क्लास में कितने लोग थे। और अभी फिर अटेंडेंस भी लगाते हैं। ऐसे नहीं ठीक होगा। चलो अब तो वैसे भी कॉलेज खुलने वाले हैं। हाँ
अच्छा जी, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मुझे ज़रा पहले तो ये बताएं कि लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से डिसऑर्डर्स कवर किए थे। दो डिसऑर्डर्स हमने मतलब दो डिसऑर्डर्स कवर किए थे। कौन कौन से किए थे कवर? जी क्लास, कौन कौन से दो डिसऑर्डर्स कवर किए थे लास्ट लेक्चर में? जी, लास्ट लेक्चर में कौन कौन से दो डिसऑर्डर्स कवर किए थे मुझे बता दें। जी ठीक है जी। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमने पढ़ा था। ठीक है, आप में से कई लोगों ने बता दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि जो मेटाबॉलिक सॉरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है उसके अंदर क्या वैल्यूज होंगी, PCO2 की, पीएच की और HCO3 की? जी ये बताना है आपने जल्दी से। हरी अप। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या वैल्यूज होंगी HCO3, PCO2 और पीएच की? ठीक है जी। तो ऑल राइट, सो व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? मैंने आपको बताया बेटा कि ये पास्ट पेपर्स के अंदर ऑलरेडी ये सवाल आ चुका है। सो व्हाट वुड बी देयर इन एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कॉजेज क्या होंगी? ठीक है, ऑल राइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज
माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटमेंट क्या होगा मेटाबॉलिक सॉरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का ट्रीटमेंट हमने क्या पढ़ा था? जी तो क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। ठीक है जी, हम सब ने ठीक जवाब दिया है। मरियम आपने भी ठीक जवाब दिया है। ऑल राइट, और बाकी लोगों का क्या हिसाब किताब है? ठीक है, चलें नेक्स्ट जो है मेरा सवाल वो ये है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की क्या कॉजेज होंगी? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस? कल मैंने आपको पढ़ाई थी। सो बताइए, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की क्या कॉजेज होंगी? ठीक है जी, ये भी ठीक है। अच्छा जी, तो क्या ट्रीटमेंट देंगे मेटाबॉलिक? अच्छा, वो सवाल तो मैं पूछना भूल ही गया। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर जो वैल्यूज हैं पीएच की, CO2 की, और साथ में HCO3 की, तो क्या वैल्यूज होंगी उसके अंदर इस तीनों पैरामीटर्स की? जी, इन तीनों पैरामीटर्स की क्या वैल्यू होंगी? अच्छा जी, तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी, बताइए। जी, ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है जी, अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के बारे में, कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, तो क्या वजह है लाइफ थ्रेटनिंग होने के पीछे? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के लाइफ थ्रेटनिंग होने के पीछे क्या वजह है?
किन के सिनेरियोज के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। और दूसरा सवाल आपका आपसे ये है मेरा कि जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, इसमें कौन से दो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बड़े आपको डिस्टर्ब मिलेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर? हाँ जी। कैल्शियम एंड पोटाशियम, और फिर कैल्शियम की वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है जी। ठीक है जी, आप लोगों के आंसर। चलें, आज हमने फिर कौन सा डिसऑर्डर, लास्ट डिसऑर्डर है हमारा, आज हमने कौन सा डिसऑर्डर स्टार्ट करना है जी? आज हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जो है, आप ये समझ लेंगे, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, लेस लाइफ थ्रेटनिंग है। हाँ, है तो सही, लेकिन थोड़ा सा लेस लाइफ थ्रेटनिंग सा है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है, हम उस स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी आप मुझे सुने कि अगर ये अल्कलोसिस है तो पीएच को क्या होना चाहिए, हम उस स्ट्रेटजी को आगे लेके चलते हैं। तो अगर ये अल्कलोसिस है तो बेसिकली इसके अंदर पीएच को क्या होना चाहिए, पीएच नॉर्मल से कम होनी चाहिए या नॉर्मल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ठीक है जी, पीएच ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा जी, ये रेस्पिरेटरी सॉरी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, तो अब आपने मुझे ये बताना है कि किस चीज़ को देखना है। अगर रेस्पिरेटरी है तो हमने PCO2 को देखना है या HCO3 को देखना है? जी, किसको देखना हमने? जी, किसको देखेंगे? रेस्पिरेटरी है तो PCO2 को देखेंगे, राइट। तो PCO2 अगर अल्कलोसिस है, अल्कलोसिस किस सूरत में होगी? PCO2 के ज्यादा होने से अल्कलोसिस होगी या PCO2 के कम होने से अल्कलोसिस होगी? जी क्लास। ठीक है जी, PCO2 के PCO2 जो PCO2 जो है अगर कम हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो उनके अंदर जो है बेसिकली रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकती है। ठीक है, चलें जी, अब मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ, वहाँ पे जाके क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके सामने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की स्लाइड है, और आप स्लाइड पे देख सकते हैं पीएच जो है वो ज़्यादा होगी 7.45 से। PCO2 जो है दैट इज लेस देन 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। HCO3 जो है दैट इज नॉर्मल। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कॉजेज की तरफ। इसकी कॉजेज जो है ना बड़ी अजीबोगरीब सी हैं।
देखें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस थी और बंदा सांस ले रहा था। हाँ, अब ये जो है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस जो है, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इसमें ये होगा कि वो जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाएगी। वो कम कैसे हो सकती है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से कैसे कम कर सकते हैं जी? क्या सूरत होगी कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से कम हो जाएगी? जी मरियम, मैंने वही क्लियर किया है कि लेस देन 35 होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस, तो एसिडिक गैस होती है। तो अगर ये बॉडी से कम होगी, निकलेगी बॉडी से ज्यादा, तो फिर ही रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी ना। जी आवाज ठीक से नहीं आ रही, क्या हुआ? हाँ जी, आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना?
आवाज आना शुरू हुई। जी आवाज आ रही है आपको? क्लास आवाज मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था जी। अच्छा जी, ओवर zealous use of mechanical ventilation also can cause hyperventilation। तो अगर किसी को आपने वेंटिलेटर पे डाला है और उसका रेस्पिरेटरी रेट या उसके पैरामीटर आपने बहुत अग्रेसिव सेट कर दिए हैं तो वो भी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में जा सकता है। हेड इंजरी में आल्सो लीड टू हाइपरवेंटिलेशन। बाजुकात हेड इंजरी की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मुतासिर होता है और हम हाइपरवेंटिलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट लीड्स टू व्हाट? दैट लीड्स टू हाइपरवेंटिलेशन। ठीक है, तो ये कॉजेज हैं हाइपरवेंटिलेशन की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं, बल्कि वो बताने से पहले मैं नीलम या फिर हबीब, आर यू देयर इन द ग्रुप? अगर हो यहाँ पर तो मैं अटेंडेंस का कहता हूँ, अटेंडेंस लगा लो प्लीज़ जल्दी से। जी अटेंडेंस लगाएं, चलें जी अटेंडेंस लगाएं जल्दी से। जी अटेंडेंस लगा लें। हबीब या फिर नीलम देख लो आप लोग। अटेंडेंस इनकी 5 मिनट देता हूँ, अटेंडेंस लगाओ, फिर मैं वापस आके आपसे वो पॉइंट डिस्कस करता हूँ जो कि मैं आपको बताने लगा था। लगा के फिर हम आगे चलते हैं। जी क्लास अटेंडेंस लग गई आप लोगों की? हाँ जी अटेंडेंस लग गई है।
जी अटेंडेंस कंप्लीट हो गई। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी आ रही है। तो फिर मेरा एक सवाल है आपसे, बल्कि सवाल क्या है, एक सिनेरियो बताता हूँ और इस सिनेरियो को आप लोगों ने आंसर फाइंड आउट करना है। तो सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि एक पेशेंट आया इमरजेंसी में आपके पास, और वो जो है ना बड़ी तेज तेज सांस ले रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। तो मुझे आपने ये बताना है कि वो कौन सा जो है एसिड बेस इम्बैलेंस है जिसको वो प्रोन है, या वो कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है जिसका रिस्क है, उसे जल्दी से बताएं। अच्छा जी, सब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कह रहे हैं। किसी ने यहाँ पे कहा है कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की वजह CO2 ज्यादा होगी। भाई CO2 कैसे ज्यादा हो जाएगी? तेज तेज सांस लेके वो CO2 को बाहर निकाल रहा है, CO2 ज्यादा कैसे होगी? CO2 कम होगी। CO2 कम हो जाएगी, CO2 ज्यादा नहीं होगी। हम्म CO2 कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, CO2 कम हो जाएगी ना। जी जी बिल्कुल, तो CO2 कम होनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? हाँ, CO2 कम होगी, राइट। और उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग इज दैट जब वो CO2 जो है ना बाहर निकालता है, उसकी वजह से कैल्शियम भी ब्रेक डाउन होती है, हाइपोकैल्सीमिया भी होता है उसे। हाँ, इसके अंदर भी हाइपोकैल्सीमिया होता है, और उस हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, उस कैल्शियम ब्रेक डाउन होने की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से उसके हाथ पाँव मुड़ने लग जाते हैं। कभी आपने देखा है कि वो जो एंग्जाइटी के पेशेंट आ रहे होते हैं आपके पास, तो वो लंबे लंबे सांस लेने की एक्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से एकदम से उनके हाथ पाँव मुड़ने लग जाते हैं, और आप समझते हैं कि शायद ये चीज़ भी ड्रामा है। बाज़ औक़ात वो लंबे लंबे सांस लेना जो है वो ड्रामा हो सकता है, बट वो जो हाथ पाँव मुड़ रहे होते हैं वो रियल में मुड़ रहे होते हैं। ठीक है, वो कैल्शियम इम्बैलेंस की वजह से हाथ पाँव जो है उसके मुड़ रहे होते हैं। वंस दिस इज रिस्टोर्ड, कैल्शियम दोबारा से नॉर्मलाइज होने लग जाता है, तो व्हाट हैपेंस, फिर वो पेशेंट भी जो है वो नॉर्मल होने लग जाता है। तो मुझे बताएगा, अच्छा ट्रीटमेंट पे चलते हैं अभी, पहले साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में पेशेंट आपको डीप रैपिड ब्रीदिंग करता हुआ नजर आएगा, टिंगलिंग ऑफ द फिंगर्स होगी, वही कैल्शियम की वजह से कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है, या दूसरी कुछ चीज़ों के साथ बाइंड कर जाता है। माउथ के राउंड पेलर हो जाएगा, डिजीनेस होगी उसे, स्पाज्म ऑफ द मसल्स ऑफ हैंड, वो जो मैंने आपको बताया कि हार्ट पांव मुड़ जाते हैं,
उसके बाद लाइट हेडेडनेस होगी उसे, सर में दर्द भी हो सकती है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट होती है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे इसके साइलेंट सिम्टम्स हैं। तो बताएगा कि इसका मैनेजमेंट क्या होगी। कोई सांस तेज ले रहा है, उसके सांस को आहिस्ता कैसे कराएंगे, क्या मैनेजमेंट करेंगे इसकी। पहली मैनेजमेंट इमरजेंसी मैनेजमेंट होती है इसकी, कोई मुझे बताएगा। हम्म तो क्या मैनेजमेंट होगी इसकी। फंक्शनल तो वो होता है पेशेंट, फंक्शनल तो वो होता है जान के। वेरी गुड, पेपर बैग में ब्रीदिंग कराएंगे। शिजाद कह रहे हैं बाई पैप सपोर्ट। यार बाई पैप सपोर्ट दोगे उसे, वो पहली तेज तेज सांस ले रहा है, क्यों बाई पैप सपोर्ट देना चाह रहे हो। हम्म तो पेपर बैग में ब्रीदिंग कराते हैं जी, ये बेस्ट आंसर है इसका। So सबसे पहले एड्रेस द अंडरलाइंग कॉज, prevent further hyperventilation and help the patient re-establish a normal level of carbon dioxide in the blood. Sedation may be given to calm the patient, तो sedatives दिए जाते हैं, sedation कराई जाती है, ठीक है जी। उससे भी पेशेंट बाज़ वक़्त काम और रिलैक्स हो जाता होता है sedation देने से भी। और to aid the retention of carbon dioxide, the patient may be instructed to hold the breath or to breathe into a paper bag sac and breathe the dioxide just exhaled. तो पेशेंट को या तो कहा जाता है सांस आहिस्ता आहिस्ता लो, या फिर पेशेंट को जो है ना पेपर बैग में ब्रीथ करवाया जाता है, ताकि वो उसके अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को ही दोबारा से इनहेल करे अगर वो तेज तेज सांस ले रहा है तो, ठीक है। द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इवेंचुअली रिस्टोर नॉर्मल कार्बोनिक एसिड लेवल्स इन द ब्लड। तो जब बार बार कार्बन डाइऑक्साइड ही अंदर जाती है, ऑक्सीजन की कम कंसनट्रेशन अंदर जाती है, तो फिर क्या होता है, ब्लड में कार्बोनिक एसिड लेवल्स जो है रिस्टोर हो जाते हैं और पेशेंट जो है ना वो ठीक बेहतर हो जाता है। हम्म अच्छा जी, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट्स की ब्रेक देता हूँ आपको। 37 हुए हैं, 47 पे आप लोग वापस आ जाएं, ठीक है। तो 10 मिनट्स की ब्रेक करते हैं, 10 मिनट्स बाद हम लोग दोबारा से जो है ना यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज ये चैप्टर ख़त्म करते हैं और मैं आपको कुछ पोर्टफोलियोज के बारे में बताने लगा हूँ आज, सही है जी। तो ब्रेक ले लें, शॉर्ट ब्रेक है 10 मिनट्स की। 4:37 से 4:47 नमाज पढ़ लें, इसके अंदर असर की अजानें हो गई हैं।
हाँ जी, वाह। दैट हम आगे नेक्स्ट जो है वो लेकर चलें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जी। ग्रुप पे मैसेज करके वापस बुला लें। आवाज़ आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? चलें चलें पहले कंसिडरेशन तो देख लीजिएगा, फ्लूइड इनटेक और रिस्ट्रिक्शन के बारे में ख्याल रखना है। एंड नेक्स्ट वी हैव सोडियम रिस्ट्रिक्शन समटाइम चाहिए होती हैं हमें मैनेजिंग अंडर टाइप कॉज मॉनिटर टेस्ट। आपको पता है कि जब ये जो पेशेंट्स होते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस की आवाज ठीक से नहीं आ रही, क्या हुआ? क्या आ रहा है आवाज में? शोर आ रहा है? जी अभी भी शोर आ रहा है आवाज में? जी आवाज में अभी भी शोर आवाज में बताएं, आवाज में शोर आ रहा है अभी या ठीक हो गई है? ठीक है या नहीं ठीक है? वॉइस वॉइस का क्या सीन है? अच्छा चलो ये वाला सेशन मैं फिर एंड करता हूँ और मैं ना नेक्स्ट 5 बजे वाला सेशन स्टार्ट करता हूँ, उधर देखते हैं वॉइस।